तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। किसका बात करेंगे? तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को बात करेंगे, जो कि चैप्टर 5 है, ठीक है ना। और इसका चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो कि किस में आता है ये चीज़? तो ये ऐसे हर एग्जाम में आता है एनसीईआरटी, लेकिन इसको हम लोग सीटेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और फिर सीटेट सेकेंड पेपर के लिए, एसएसटी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, और उसमें पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। क्या है दोस्तों? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। कहाँ पर जीवन है? तो पृथ्वी पर एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। क्या है? मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? तो पृथ्वी पर मौजूद है, ठीक है ना। जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पृथ्वी है। और पृथ्वी पर क्या क्या मौजूद है? तो जल है तथा हवा है, पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। कितना घटक मिलते हैं? तो 3 मिलते हैं। कितना मिलते हैं दोस्तों? तो 3 महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं आपस में। तो एक दूसरे से क्या होता है? प्रभावित करते हैं। और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भूमंडल कहा जाता है, ठीक है ना। फिर यह है कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। क्या होता है कि बहुत बड़े भाग है उसमें क्या होता है? तो जल पाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जलमंडल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? तो उसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलाशय व सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। कौन कौन सा? तो स्थल हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, एक साथ मिलते हैं जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ मिलता है? जल, स्थल, हवा सब एक साथ मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भूमंडल अब क्या है, ठीक है ना। तो भूमंडल है पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी की क्या होता है? ठोस जो भाग होता है उसे भूमंडल कहा जाता है। और यह पर्पटी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। क्या होता है? चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या होता है? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा भाग है? तो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? स्थलों मतलब जो सबसे बड़ा स्थल है उसे महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और फिर विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थल भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? जिसे शून्य माना जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इस चित्र को आप लोग देखिए, ठीक है ना। अब इस चित्र को देखने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पर एशिया है। क्या है दोस्तों? तो एशिया है यहाँ पर। उसका बाद फिर ये क्या है? हिंद महासागर है, अफ्रीका है। जितना भी ये बुल्लू दिखाई दे रहा है ये कहाँ है? तो महासागर है। क्या है दोस्तों? महासागर है। अब यहाँ पर महाद्वीप कितना है? तो महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी सब मिलाकर के 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और महासागर कितने हैं? तो 5 महासागर है। अटलांटिक महासागर देख रहे हैं
आर्कटिक महासागर ये है, अटलांटिक महासागर ये है, और ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, और ये प्रशांत महासागर है जो कि यहाँ पर एक तरफ से दिखाया गया है बल्कि गोल है, ठीक ना। और ये दक्षिण महासागर है। तो कितने महासागर है? तो महासागर भी कितना है? तो 5 महासागर है। ये बड़े जल राशियों है, ये बड़े स्थल है और ये बड़े जल राशि है। अब देख सकते हैं कि ये जितना भी बुल्लू है ये सब दिखाई दे रहा है, वो क्या है? तो वो है जल, जल है और ये महासागर है। अब इसे देख लीजिए, इसे एस अक्षर में दिखाई दे रहा है। अगर पूछा जाएगा कि एस अक्षर में कौन सा महासागर है, तो ये है अटलांटिक महासागर। क्या है? तो अटलांटिक महासागर। और ये जो कर्क रेखा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाला ये कौन है? 0 डिग्री वाला विषुवत रेखा, जो कि इधर वाले क्षेत्रों को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इधर वाले क्षेत्रों को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इस चित्र में अभी इतना ही समझना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा क्या है? गहरा भाग कौन है? तो प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितना है? तो 11,022 मीटर है। कितनी है? तो 11,022 मीटर है। क्या आप अपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंची भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? चलिए हम नीचे देखते हैं क्या है। तो महाद्वीप है। पृथ्वी पर सतह पर मुख्य महाद्वीप है। क्या है? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कितना महाद्वीप है? तो ये 7 महाद्वीप है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा है? तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है, ठीक है ना। और वहीं पर पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। विश्व की मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मतलब जैसे कि ये पृथ्वी है जो हम लोग ऊपर में देखें, तो सबसे बड़ा स्थल कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में कम पाया जाता है, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में कम पाया जाता है। एशिया विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? सबसे विश्व का बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। कितना है? 1/3 भाग में फैला हुआ है, ठीक है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। ये क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। और फिर महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किधर से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? जैसे कि ये पृथ्वी है और ये वाला, इसी वाला गोलार्ध में इधर है एशिया महाद्वीप। तो जाहिर सी बात है कि ये पूर्वी गोलार्ध में है, और इससे होगा तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है इधर से, और उधर से ये वाला रेखा से पूर्वी गोलार्ध में और ये वाला रेखा से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना दोस्तों। इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इससे यूरोप से अलग करता है। क्या करता है? यूरोप से अलग करता है एशिया। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला, ये जो क्षेत्र है ना, ये एशिया क्या करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है, यूराल पर्वत, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अलग करता है। और यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। मतलब ये एशिया पढ़ नहीं है, आप यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोप महाद्वीप के बारे में, ठीक है ना। अब ये यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? तो एशिया के पश्चिम में स्थित है। जैसे कि यहाँ पर ही एशिया है, तो यहाँ पर ही स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पर यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। क्या होता है? आर्कटिक वृत्त जो है उससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। कितना? तो 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए।
जो कि हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब एशिया है, उसका बाद अफ्रीका है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अब अफ्रीका एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए आप, पता लगाइए कि यह ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं क्या होती है, इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया और मकर रेखा हो गया। ये तीनों रेखाएं क्या होती है, गुजरती है इस महाद्वीप से होकर के। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, इतना बार बन चुका है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देखिएगा तो देखिए, मतलब घुमा घुमा करके इससे बहुत क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। मतलब यह महाद्वीप क्या है, चारों तरफ से समुद्र है और महासागरों से घिरा है। विश्व में मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है, तो नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्या होता है दोस्तों, अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका, अब यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग चलते हैं उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर उत्तर अमेरिका है, उसमें विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, जो कि अभी हम लोग देख सकते हैं, ये वाला है। तो दोस्तों ये वाला है, इसे हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को स्थल को जोड़ती है। क्या करती है, दोनों को जोड़ती है दोस्तों, ठीक है ना। और यहीं पर नील नदी कहाँ पर बहती है, तो नील नदी अफ्रीका पर बहती है। वो नदी ये वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब उत्तरी अमेरिका भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध के स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं। उसका बाद है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। क्या है दोस्तों, पर्वत श्रृंखला एंडीज है। और फिर इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अमेजन नदी को याद रखेंगे और फिर नील नदी को याद रखेंगे। नील नदी अफ्रीका में है और अमेजन नदी कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है, जो कि ये है दक्षिण अमेरिका। कौन है दोस्तों, तो ये है दक्षिण अमेरिका। और फिर यहाँ पर क्या है, तो एंडीज पर्वत भी है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में बना हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे ये छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा है। इस द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और फिर बाद में है कि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के द्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। क्या है, यहाँ पर अस्थायी मानव निवास नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ बर्फ ढका रहता है। और बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। मतलब बहुत से ऐसा देश है यहाँ पर क्या है, शोध केंद्र यहाँ स्थित है, जो कि भारत के भी शोध स्थान यहाँ है।
इनका नाम क्या है दोस्तों? तो मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है। कहाँ का? तो ये भारत का है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है जलमंडल। अब ये जलमंडल क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। 71% भाग क्या है? जल है। और फिर 29% भाग क्या है? तो स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थिति है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें और हिमनद और भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। क्या है? सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि क्या होता है दोस्तों? मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। क्या होता है? मानव को उपयोग में वो नहीं आ सकता है दोस्तों। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों से एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और फिर जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्या करते हैं? पानी की कमी को महसूस करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी ये चित्र आप देख लीजिए। इस चित्र से ये पता चलता है कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप दिखाई कौन दे रहा है? तो ये एशिया है। कौन है? ये एशिया है। उसका बाद कौन दिखाई दे रहा है? तो ये अफ्रीका दिखाई दे रहा है। उसका बाद कौन है? तो उसका बाद है ये दक्षिण अफ्रीका, उसका अमेरिका, उसका बाद है फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप, उसका बाद है ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। क्या रहता है? हमेशा गतिशील रहता है। और तरंगी, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमश 5 महासागर प्रमुख है। कौन कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। क्या है? 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण किनारे पर क्या है? अमेरिका है। उत्तर पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एक दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों का लिए आदर्श स्थित है। जैसे कि ये व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। क्या है? व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। क्या है? यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और तथा
पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। कितना अक्षांश तक फैला हुआ है? तो दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है, 60 डिग्री तक। ठीक है ना। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुवीय वृत्त में स्थित है। जैसे कि ये पृथ्वी है तो यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर स्थित है, तथा यह उत्तर ध्रुवीय के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिल्ले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। क्या है? एक थोड़ी सी संकरे भाग से जुड़ा है। उसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ये बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका की उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आयुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आयुमंडल कितने परत का है? तो 5 परत का है। कौन कौन सा है? तो पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, माध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। ठीक है ना। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। चारों ओर क्या है? एक परत से घिरी हुई है, जैसे आयुमंडल, जिससे आयुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जिसे आयुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हमें लोग सांस लेते हैं। यह आयुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। मतलब सूर्य की जो कुछ हानिकारक किरणें हैं उससे बचाता है। कौन बचाता है? तो ये आयुमंडल बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितना ऊंचाई तक? तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। आयुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। जैसे कि ये देख रहे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, माध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतों पर बांटा गया है। परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल है सबसे पहले में, जो कि ये है। फिर सप्ताह मंडल है, ये है। फिर भूमध्य है मंडल है। फिर आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आयुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का क्या है? बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्रणालियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड अद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। क्या रहती है? पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए इन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सांस लेने में बहुत ही कठिनाई महसूस करना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है? तो ये आयुमंडल है। ये सारी चीज़ क्या है? आयुमंडल है। ये ज़मीन है, ये स्थल मंडल है। क्या है? ये स्थल मंडल है और ये जल मंडल है। नेक्स्ट है ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है।
गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। कहाँ? तो जीवन मौजूद है जीवमंडल में। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार के पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्रणालियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में क्या है? पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढालुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। अगर जहाँ पर ढालू है वहाँ पर पेड़ है, उसे अगर काट लिया जाए तो क्या होता है? वहाँ से मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब क्या करता है? वो जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु का प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के साधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। क्या है? तो सीमित औषधों की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।